सर ठीक, थँक्यू. करूया. सर काही विद्यार्थी टीम तयार केली आपण. हो हो ठीक आहे ना सर. आणि ती कंडक्ट करायची सर कार्यक्रम. ओके सर, काहीच प्रॉब्लेम नाही. थँक्यू थँक्यू थँक्यू. ठीक आहे ना. ओके सर, थँक्यू. गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. आज हम सब यहाँ रसशास्त्र एवं वैषज्य कल्पना के अंतर्गत एक्सप्लोरिंग रसशास्त्र इस व्याख्यानमाला के लिए उपस्थित है. अंडर द गाइडेंस ऑफ रिस्पेक्टेड डॉक्टर सीतावर सर, इस सीरीज का हमारा ये पहला लेक्चर है. इसीलिए अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ वैषज्य कल्पना इस विषय पर व्याख्यान देने के लिए डॉक्टर रमन बेलगे हमारे बीच उपस्थित है. सर एज अ प्रोफेसर एंड एचओडी डिपार्टमेंट ऑफ रसशास्त्र एंड वैषज्य कल्पना श्री आयुर्वेद महाविद्यालय यहाँ नागपुर यहाँ कार्यरत है. सर का एकेडमिक क्वालिफिकेशन एमडी वैषज्य कल्पना, पीएचडी आयुर्वेद, एमए संस्कृत, एमबीए एचसीएच. सर को डिफरेंट सम्मानित किए जा चुके हैं, जिसमें बेस्ट आर्टिकल ऑफ आयुर्वेद पत्रिका, बेस्ट टीचर महाविद्यालय नागपुर भी है. रिसर्च टॉपिक वर्क का हम 25 MUHS रिसर्च मेथड सर स्टार्ट करूया. सर स्टार्ट करूया. हॅलो. हा सर, मध्येच तुमच्याकडनं नेटचा इश्यू दिसतोय. ठीक आहे. हा चालेल सर, करूया सुरू. ओके सर, थँक्यू थँक्यू सर. थँक्यू सर. सर एक 2 मिनिटं. स्क्रीन शेअरचा ऑप्शन गुगल फिफ्थ नंबरचा ऑप्शन. सर फिफ्थ नंबरचा ऑप्शन आहे राईट साइड. 1 2 3 हो ना सर. आपलं हे कुठे पण प्रेझेंटेशन हे तर आपल्याला दिसतं. सर स्क्रीन दिसतंय का? हो सर हो. हॅलो. येस सर, विजिबल. रशास म्हणजे फर्स्ट टायटल साइड दिसतंय ना? नाही प्रेझेंटेशन नाही दिसत सर. प्रेझेंटेशन नाही सर. नाही दिसतंय का? एकच मिनिट सर. सर फिफ्थ ऑप्शनलाच म्हणताय ना, एरो आहे प्रेझेंट नाव, बरोबर? येस सर. हॅलो. हो हो हो. त्याला केल्यानंतर मग नेक्स्ट प्रेझेंट नाव येतं ना तिथे, प्रेझेंट करायचं. केलंय. पुढे आता मिनिमाइज करून जी पीपीटी आहे ती ओपन करायची. सर याला मिनिमाइज ऑप्शन्स नाही येत आहे ना मला. कशा? विंडोज एंटायर स्क्रीन आणि क्रोम. सर 3 टॅब हे आहेत, क्रोम टॅब, विंडो आणि एंटायर स्क्रीन.
हाँ सर. एंटायर स्क्रीन. कुठल्याला करा एंटायर स्क्रीनला. बरं, हा. नंतर नंतर मग मिनिमाइज करून पीपीटी ओपन. मिनिमाइज करून सर पीपीटी ओपन करायची. सर त्याला मिनिमाइजचा ऑप्शनच नाही. बरं मला सेंड Share. करता व्हॉट्सअपला थ्रू घेऊया का आपण. हां सर, होते. येस सर, आता स्क्रीन मिनिमाइज करा. आता स्क्रीन मिनिमाइज करू. हां. आणि सर आता दिसतोय तुम्हाला टायटल स्लाइड? दिसतंय सर. येस. दिसतोय. ओके सर. ते- सर झालं ना सुरू? हो. चला सर, नमस्कार. नमस्कार. Sitawar sir, Honorable Principal sir, Pathane sir, and Honorable Tukkar sir. So all my friends and my colleagues. So very good afternoon, and my dear students. So this is regarding Rasashastra, Bird's Eye View, the science of metals and minerals. सर ने मुझे कहा था हिंदी, इंग्लिश, मराठी जैसे भी हम लोग कंफर्टेबल हो हम लोग बात करेंगे. तो आप लोगों को सुनाई दे रहा है ठीक से? यस सर. ओके सर. सो ये है, हम लोग प्रयास करेंगे रसशास्त्र में जो अभी सेकेंड ईयर में स्टूडेंट्स आए हैं रिसेंटली, शायद महीना 2 महीना हो गया है, तो उनको रसशास्त्र के बारे में हम लोग बताएंगे, जिसमें हम लोग प्रयास करेंगे कि रसशास्त्र में हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं और इसके अतिरिक्त हम लोग क्या कर सकते हैं, चाहे यूजी में हो चाहे पीजी में हो. कुछ बातें हम लोग सिलेबस से रिलेटेड करेंगे, चूंकि मैं सिलेबस कमेटी का एक मेंबर रहा हूँ, उससे रिलेटेड भी कुछ बातें हम लोग कर सकते हैं. सर नेक्स्ट स्लाइड दिसता है? हो दिसतंय सर. ओके सर, चलो थैंक यू. हम सभी को पता है अपने सभी शास्त्रों की उत्पत्ति दर्शनों से होती है. इन दर्शनों में हमें पता है आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन. इसमें आगे हमें पता है एक सर्वदर्शन संग्रह जिसमें 16 दर्शनों में रसेश्वर दर्शन का उल्लेख हमें प्राप्त होता है. इस रसेश्वर दर्शन के आधार पर हम लोग पारद और अन्य द्रव्यों के साथ जीवन मुक्ति, ये हमारा प्रयास होता है. इस जीवन मुक्ति को पाने के लिए हम लोग पारद को प्रोसेसिंग कराते हैं. अब प्रश्न आता है कि ये तो हमने देखा कि ये दार्शनिक शास्त्र है, इस दार्शनिक शास्त्र से हमें जीवन मुक्ति मिलेगी, लेकिन हमें मोक्ष मरने के बाद नहीं चाहिए. हमें तो मोक्ष चाहिए उन व्याधियों से जिन व्याधियों के कारण हम लोग त्रस्त होते हैं या हमारे रुग्ण त्रस्त होते हैं. तो प्रश्न है कि क्या हम सही में रसशास्त्र के द्वारा इन रुग्णों को उनके कष्टों से मुक्ति दिला सकते हैं क्या? हमें पता है 8वीं शती में रसौषधि का ये प्रयोग अधिक मात्रा में होने लगा है. सिद्ध नागार्जुन इन्होंने इसे रसेंद्र सार संग्रह के इस श्लोक से हम लोग समझ सकते हैं कि अल्प मात्रो गेतुताद अरुचे प्रसन्नता क्षिप्र मारो विदायपद औषधेभ्यो धिक्को रसः. अर्थ हमें पता है कि ये अल्प मात्रा में काम करती है, अरुचिकर है क्योंकि मात्रा अल्प होने से रुचि का प्रसंग नहीं आता, इतना व्यवधान नहीं आता है. ये अप्रसंगता, हमें प्रसंग आने के बाद ही इसे बनाने की आवश्यकता नहीं होती. जैसे कि काढ़ा हो, क्वाथ वगैरह हम लोग प्रसंगानुरूप बनाते हैं, जबकि रसौषधि के बारे में ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें इसका शेल्फ लाइफ हम लोग अधिक काल तक इसे दे पाते हैं. उसके आगे कहते हैं क्षिप्रम आरोग्यदायित्व, ये बहुत शीघ्र कार्यकारी होती है और अतः ये काष्ठौषधि से रसौषधि ये अधिक यानी अधिक गुणकारी होती है. ये हमारा मूल सूत्र है. इसके आधार पर हम लोग रस शास्त्र का और रसौषधियों का विवेचन करते हैं. इसको हम लोग प्रयास करेंगे समझने का कि यदि हम आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल को देखेंगे तो हमारे 2 विषय, एक रसौषधि और दूसरी भैषज कल्पना यानी काष्ठौषधि. रसौषधि में हम लोग मूलतः खनिज द्रव्य है जिसमें मेटल्स है, धातु वर्ग है, जिसमें बाकी इसके अतिरिक्त जितने भी खनिज है, चाहे वो सुधा वर्ग से लेके हो या महारस, उपरस, साधारण रस इनमें से हो, इन सभी को हम लोग रसौषधि में देखते हैं. जबकि भैषज कल्पना में काष्ठौषधियों का प्रयोग है, जैसे कि स्वरस है, कल्क है, वात, हेम, फांड या इनकी उपकल्पना है. जैसे कि हम लोग देखें तो आसवरिष्ठ है, स्नेह कल्पना है. इन सभी के माध्यम से, अवलेह के माध्यम से हम लोग चिकित्सा में काष्ठौषधियों का प्रयोग करते हैं. रस की प्रशंसा करते समय शास्त्र कहते हैं कि रसात परतरम किंचित भूतो न भविष्यति. तो हमें पता है कि रस शास्त्र का रसौषधियों का प्रयोग करें, जिससे हमें इस प्रकार का एक लाभ होगा भी नहीं कर सकते.
प्रश्न आता है सब चिकित्सा हम करते तो होता रसशास्त्र की यदि हम देखें तो हमारी 4 कल्पना होगी, खरलीय रसायन, परपटी रसायन, कुप्पीपक्व रसायन और पोर्टिली रसायन। आप लोगों ने खरलीय रसायन में जैसे कि हम लोग त्रिभुवन कीर्ति रस कहे, सूत्रशेखर रस कहे, इनका प्रयोग हम करते हैं। परपटी में चाहे रस परपटी हो, ताम्र परपटी है, बोल परपटी है, श्वेत परपटी, इसका प्रयोग होता है। कुप्पीपक्व रसायन जिसमें कि हम लोग रस सिंदूर, मकरध्वज, सिद्ध मकरध्वज, माणिक्य रस, इस प्रकार के अनेक कुप्पीपक्व रसायनों का निर्माण करते हैं। और पोर्टिली रसायन जिसका प्रयोग संप्रत काल में थोड़ा सा कम हो गया है। अब साउथ में से मेरे 1-2 परिचित है, वे इस पोर्टली का निर्माण और उसका विपणन यानी मार्केटिंग भी करने लगे हैं। इसमें हम लोग रस पोर्टली, रसगर्भ पोर्टली, प्राणदा पोर्टली, ऐसे अनेक पोर्टलियों को हम लोग इसका लाभ लेते हैं। और इस प्रकार रसशास्त्र में खरलीय, परपटी, कुप्पीपक्व एवं पोर्टली के माध्यम से हम लोग चिकित्सा करते हैं। अब जैसे कि हमने रसशास्त्र में देखा, वैसे भैषज में हम देखेंगे तो भैषज में हमारी मूलभूत कल्पनाएं 5 होती है, जिसे हम लोग पंचविध कषाय कल्पना कहते हैं। स्वरस, कल्क, वात, हिम एवं फांड। अब प्रश्न ये आता था कि यदि हम स्वरस भी निकाले, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग जैसे करेले का जूस निकालते हैं, तो क्या करेले का जूस हमने निकाला है तो इसको हम लोग 1 दिन 2 दिन ही रख पाएंगे या उसको 6 महीना रख पाएंगे? अभी इन दिनों में आंवला मिल रहा है, तो आंवला मिलेगा अभी जनवरी, फरवरी, मार्च तक, लेकिन उसके बाद यदि मुझे आंवला चाहिए तो मुझे आंवले का स्वरस ले पाऊंगा मैं? तो मुझे लगता है कि इसके लिए हमें आंवले को प्रिजर्व करने की कोई टेक्निक हो, या फिर आंवले से निर्मित ऐसी कोई कल्पना जैसे कि संधान कल्पना, जिसमें हम लोग आसवरिष्ठ कहते हैं, इसका निर्माण हम लोग करते हैं। तो इन्हीं पंचविध कषाय कल्पनाओं को हम लोग, पंचविध कषाय कल्पना को प्राइमरी कषाय कल्पना कहते हैं। इनसे हम लोग सेकेंडरी कषाय कल्पना बनाते हैं और उन्हीं से हम लोग टर्शरी कषाय कल्पना बनाते हैं। इन सभी बातों का वर्णन इस समय सिलेबस में आया हुआ है। तो टर्शरी कल्पनाओं में जैसे कि संधान कल्पना है, इन प्रकार की कल्पनाओं में हम या स्नेह कल्पनाओं का वर्णन हमें प्राप्त होता है। अब प्रश्न आता है कि शास्त्र में आप चूंकि नए हो इसलिए ये केवल आज का प्रेजेंटेशन सेकंड बीएमएस के स्टूडेंट्स के लिए कि हमारा स्कोप ऑफ वर्क क्या हो, हम क्या सीखे इन 2 वर्ष, इन वर्षों, 1.5 वर्ष में, उसके बारे में देखेंगे। अब देखो, हमने बीएमएस में एडमिशन तो ली है जनरल फिजिशियन, एक वैद्य होने के लिए हमने एडमिशन ली। इसके बाद हम देखेंगे कि इन्हीं समय हम लोग लगभग 15 विषयों का अध्ययन करेंगे। इन विषयों का अध्ययन करते समय हमें जिस विषय में अधिक रुचि हो उसमें हम लोग चाहे तो आगे पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। अब यदि मैं रसशास्त्र को सीखना चाहूँ तो जनरल फिजिशियन वैद्य होने के बाद या बनते बनते मैं स्पेशलाइज रसौषधि की प्रैक्टिस कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे रसौषधियों के बारे में, रसशास्त्र के बारे में, उसके बेसिक फंडामेंट्स के बारे में सीखना चाहिए। क्या मैं फार्मासिस्ट बन सकता हूँ? आयुर्वेदिक औषधियों का मैं बिक्री उसकी कर सकता हूँ? तो निश्चित ही हम उसकी बिक्री कर सकते हैं। अब फार्मासिस्ट या तो हम लोग किसी दुकान में औषधि वितरण को लेकर कह सकते हैं, या फिर हम लोग किसी फार्मेसी में काम करने के लिए कह सकते हैं, जैसे कि फार्मास्यूटिकल कंसल्टेंट। हमें पता है फार्मास्यूटिकल यदि हम लोग कंसल्टेंट बनते हैं तो इसमें किसी भी फार्मेसी में, और यदि हम वही काम करते करते किसी विषय में हम एडवाइस दे, जैसे कि R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, चाहे प्रोडक्ट के बारे में हो, चाहे इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में हो, चाहे किसी भी व्याधि के लिए आता है, जैसे कि अभी कोविड आपने देखा होगा, तो कोविड के समय कई प्रकार की आयुर्वेदिक औषधियां, किसी ने काढ़ा बनाया है, किसी ने कोई अवलेह बनाया है, औषधियों का निर्माण अल्पावधि में करना और उससे शास्त्र के नियमों में उससे बिठाकर उसका लाइसेंस प्राप्त करना, यह काम हमने फार्मास्यूटिकल कंसल्टेंट करके किया था। हम रिसर्चर हो सकते हैं, हम कुछ यंत्रों का डिजाइनिंग कर सकते हैं। इन बातों में, इनके लिए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में आप देख पाओगे। लेक्चरशिप, चूंकि हमें लेक्चरशिप के लिए MD चाहिए तो बीएमएस के बाद ही हम लोग MD कर सकते हैं, या फिर अभी का एक जो नया ट्रेंड है जैसे कि आयुर्वेदिक कॉस्मेटोलॉजी, तो ये आयुर्वेदिक कॉस्मेटोलॉजी, इसका एक ग्रंथ है, उसका भी वर्णन हम आगे देखेंगे। इन सभी और इसके अतिरिक्त कई अनेक क्षेत्र हैं जिनमें हम लोग बीएमएस करने के बाद हम लोग बीएमएस रसशास्त्र के रूप में देख रहे हैं,
तो रसशास्त्र को आप यदि ठीक से समझ पाओ तो आपको ध्यान में आएगा कि इन सभी बातों को हम लोग देख सकते हैं। सो प्रश्न है कि कैन वी प्रिपेयर दिस मेडिसिन एट आवर होम और इन आवर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट? क्या हम इन दवाइयों को अपने घर पे, अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, अपने कॉलेज में बना सकते हैं क्या? क्योंकि अभी हमने देखा कि कोविड में अलग अलग दवाइयाँ बनी थी। आपने देखा अभी इन दिनों में शायद आप लोग बनाया होगा, च्यवनप्राश हम लोग बनाते हैं। तो हमेशा ये प्रश्न आता है क्या मैं घर में बना सकता हूँ इसको, या फिर घर में यदि मैंने 2 किलो 5 किलो की बैच ली है तो क्या मेरे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ऐसे 2 किलो 5 किलो 10 किलो बनाऊं या 200 किलो बनाऊं, और यदि बनाना है तो उसके लिए क्या कुछ अलग मशीनरीज होती है या कैसे करें? तो प्रश्नों का उत्तर है हाँ, हम लोग कर सकते हैं, इन दवाइयों का निर्माण कर सकते हैं, हम इन दवाइयों से रिलेटेड R&D में काम कर सकते हैं, हम लोग फार्मेसी में काम कर सकते हैं, जितने भी हम प्रश्न थे इन सभी प्रश्नों का उत्तर है हाँ। अब देखिए ये कुछ बातें हैं जिसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। स्वर्ण प्राशन, आपने देखा होगा हम सब ने स्वर्ण प्राशन लगभग 2012 इस वर्ष से स्वर्ण प्राशन को मार्केटिंग के रूप में गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव था, एंड करेंटली दैट इज गोइंग ऑन इन वेरियस स्टेट्स। हर बार पुष्य नक्षत्र में हम लोग इसका वितरण करते हैं, उसका लाभ बच्चे लेते हैं। तो आश्चर्य होगा कि इस पर कम से कम 800 रिसर्च आर्टिकल्स मैंने सुने हैं, देखे हैं। स्वर्ण राशन लाभ के तो इतना उपयुक्त द्रव्य है, इसका अलग अलग फॉर्मुलेशन के रूप में देती है, लेकिन स्वर्ण भस्म यह उसमें एक मूलभूत द्रव्य आता है। ये देखिए स्वर्ण प्राश, इसकी निर्मित मेरे डिपार्टमेंट में किस प्रकार यहाँ होती है। हर बार पुष्य नक्षत्र में हम लोग इसकी निर्मित उसके एक दिन पहले करते हैं, फिर दूसरे दिन बालकों में इसका वितरण करते हैं। देखिए हम देखेंगे हर्बल कॉस्मेटिक्स के बारे में, हमारे कई प्रोडक्ट्स ये सभी मेरे डिपार्टमेंट में बने हुए हैं। आप इसका पैकेजिंग देखिए, लेबलिंग देखिए, उसका प्रेजेंटेशन देखिए। मेरे सभी ये पीएचडी स्कॉलर्स हैं, दे आर इनटू वेरियस कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स प्रिपरेशन, एंड बहुत अच्छा उनका वितरण भी होता है, एंड सोशल मीडिया पे ये बड़े एक्टिवली इसको एग्रेसिवली प्रमोट भी करते हैं। जैसे कि आपने देखा अभ्यंग तेल है, उपटन है, ये सभी हम लोग दिवाली किट बनाते हैं। तो ये सभी बातें मैं मेरे यूजी स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ, न केवल पीजी स्टूडेंट्स को। हमारे यूजी स्टूडेंट्स भी बहुत इंटरेस्ट लेके इस प्रकार, चाहे अभ्यंग तेल हो, हमारा एक किट होता है, उस किट में अभ्यंग तेल होता है, एक हेयर ऑयल होता है, उपटन होता है, फेस पैक होता है, आप चाहो तो लिप बाम दे सकते हो। ये सभी बातें हम लोग कॉस्मेटिक्स के रूप में वितरण के लिए हम लोग बना सकते हैं। तो प्रश्न आता है कि कॉस्मेटिक्स का उल्लेख हम करें, और लेकिन ये कॉस्मेटिक्स के फॉर्मुलेशंस आते कहाँ से? तो आप इसको देख सकते हैं, गंध शास्त्र, इंडियन आर्ट एंड साइंस ऑफ कॉस्मेटोलॉजी एंड परफ्यूमरी, ये एक ग्रंथ है। मैंने और मेरे गाइड वैद्य जयंत दुपुजारी, जो अभी एनसीआईएसएम के चेयरमैन हैं, तो उनके मार्गदर्शन में, मेरे गुरु हैं, उनके मार्गदर्शन में यह ग्रंथ हमने लिखा है। बहुत वास्ट इसमें इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो। दुधपापेश्वर ने इसे पब्लिश किया है, और ये सभी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। तो बताने का उद्देश्य है कि इसमें आप यदि चाहो तो आपको फेस पैक दिखेगा, आपको बॉडी डिओड्रेंट्स में दिखेंगे, बॉडी ओडोरेंट्स दिखेंगे, माउथ फ्रेशनर दिखेंगे, माउथ वॉश जिसे हम कहते हैं वे दिखेंगे। आप विश्वास नहीं करोगे, जैसे कि हमको पता है, जैसे हेयर डाई हमेशा हमें लगता है कि हेयर डाई का मतलब बालों को काला करना है या रंगित करना है, जबकि रंगित का अर्थ हम लोग कभी भी बालों को सफेद करना ऐसा नहीं लेते। इस ग्रंथ में वर्णन है कि आप स्नूही, क्षीर और तिल, इस कलकों को यदि बालों को लगाते हो तो बाल आपके सफेद हो जाएंगे। यानी बालों को, इसे हेयर ब्लीच कहते हैं, इस प्रकार का ब्लीच करने की व्यवस्था, इसके पूरे संदर्भ हमारे गंध शास्त्र में प्राप्त होते हैं। गंध शास्त्र ये कॉस्मेटोलॉजी और परफ्यूमरी दोनों से रिलेटेड टर्म है। या देखेंगे कुमकुमादि घृत, ये कॉस्मेटिक में हमेशा आता है। जैसे कि एक मार्केट में फेयरनेस के लिए बहुत एक फेमस प्रोडक्ट था, उसका नाम बदल के उन्होंने भी बदल दिया, दूसरा एक रख दिया। उसमें भी आप देखेंगे कुमकुमादि तेल हो, कुमकुमादि घृत हो, इस प्रकार के हमें प्रोडक्ट्स प्राप्त होते हैं।
ये एक अर्क है, आप केतकी केवड़ा से बना सकते हैं, आप इसको गुलाब से बना सकते हो। एक हर्बल लिपस्टिक है। ये सभी मेरे डिपार्टमेंट बनी हुई औषधियाँ, उनका हम यहाँ दिखा रहे हैं आपको। एक आयुर्वेदीय नावनितकम नाम का एक ग्रंथ है। तो अर्थात आयुर्वेद नावनितकम का वर्णन हमें आयुर्वेद में अधिक रूप से अधिकतर प्राप्त नहीं होता है। तो लगभग 1200 वर्ष पूर्व, हम ये विश्वास करें न करें, 1200 वर्ष पूर्व हमारे शास्त्र में आयुर्वेदीय नावनितकम के माध्यम से औष्ठ्य लेप, जिसको हम लोग लिप यानी लेप इसे कहेंगे कि ओष्ठ पर ओष्ठ स्फुटन हर लेप, इस नाम से वहाँ वर्णन प्राप्त होता है। इसमें गैरिक आदि द्रव्यों का, गैरिक है, सिक्त है, उसमें इसका वर्णन हमें मिलता है। आज भी इसका जो बेस होता है ये वैक्स बेस होता है, और हमने उसको सिक्त के रूप में बनाया है, और इन सभी का वर्णन आप प्राचीन ग्रंथों में आपको प्राप्त हो सकता है। कुछ हर्बल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है, ये मेरे स्टूडेंट्स अपने अपने ग्रुप के नाम से उनके वर्षों के अनुसार अलग अलग पोर्टल या अलग अलग नाम वे रखते हैं। उस नाम से किसी ने पपाया जेल बनाया है, किसी ने एलोवेरा जेल बनाया है। इन सभी जेल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, चाहे शैम्पू हो, चाहे लोशन हो, चाहे क्रीम हो, इन सभी का निर्माण आप लोग रसशास्त्र को सीखने के बाद कर सकते हैं। अब देखिए, ये एक यंत्र है। जैसे कि हमें पता है खल हम लोग करते हैं, जैसे मैंने कहा था खरलीय रसायन होता है कि खरलीय रसायन में यदि मुझे कचौली भी बनानी हो तो खल में मुझे लगभग 8 से 24 घंटे तक मुझे उसको मर्दन करना होता है। क्या मैं कर सकता हूँ मर्दन? ये देखिए एक मशीन ये हमने बनाई है। इसमें 2 आर्म्स है, अभी एक आर्म हमने उसको बाजू में रख दिया है, और दूसरे आर्म के माध्यम से आप देखेंगे इस मशीन में स्पीड रेगुलेटर, किस प्रकार ये मशीन काम करती है उसका आपको ये प्राप्त होगा। अभी मेरे यहाँ रजत को शुद्ध करने के बाद पारद, गंधक और रजत इसकी कज्जली बनाने का कार्य शुरू है। यह यंत्र, यह मेरे एक पीजी स्टूडेंट ने बनाया है। हमारे मार्गदर्शन में हम सभी के डिस्कशन के बाद हमने ये यंत्र बनाया। इसको आप मैकेनिक्स खरल कह सकते हो। इसका फायदा ये होता है कि इसको एक बार आप सेट कर दो तो उसी स्पीड के अनुसार यह चलता रहता है, और इसमें स्पीड रेगुलेशन से लेके, और ये घंटों से ये मशीन चलते रहती है। दूसरा एक है मॉडिफाइड वालुका यंत्र। हमने वालुका यंत्र को देखा है, लेकिन वालुका यंत्र को हम लोग जिस स्वरूप में देखते हैं, यदि उसको उस रूप में करें तो कई घंटों तक हमें कुपीपक को बनाने में समय लगता है। इस वालुका यंत्र में हम लोग अत्यल्प मात्रा यानी अभी हमने एक रसिंदूर बनाया था जिसको नॉर्मली 24 से 30 घंटे लगते हैं, जबकि इसी वालुका यंत्र के माध्यम से हमने केवल 12 घंटों में, 11 से 12 घंटों में हमारा रसिंदूर निर्माण हो गया था। वैसे एक अर्कपातन यंत्र है। यह अर्कपातन यंत्र आप देख सकते हो, जैसे कि डिस्टिलेशन एपरेटस होता है, लेकिन डिस्टिलेशन एपरेटस में हमारे द्रव्यों को कई बार हम लोग नहीं रख पाते हैं, क्योंकि उसका जो निष्कासन डिस्टिलेशन होना चाहिए उतना प्रभावी रूप से नहीं होता है। यहाँ आप देख पा रहे हो, यहाँ एक कुकर है, उस कुकर को हमने एक असेंबली अटैच की है, और जो बॉक्स दिख रहा है आपको वहाँ हमारा कंडेंसर, इनलेट आउटलेट, इस माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। और ये बहुत ड्यूरेबल है, क्योंकि कांच का जो कंडेंसर होता है उसमें कई बार वेयर एंड टेयर की संभावना होती है, जबकि ये बहुत स्टर्डी एक यंत्र बनाया हुआ है। ये ऑफकोर्स मेरे स्टूडेंट ने ही बनाया हुआ है यंत्र। आप देखोगे एक स्टरर मशीन है। ये स्टरर मशीन, इसका प्रयोग कॉस्मेटिक्स प्रिपरेशन जिसमें हम लोग करते हैं, जैसे कि क्रीम वगैरह है, तो आप देखोगे कि आपके सिलेबस में इस बार कॉस्मेटोलॉजी आ गया है, आपके सिलेबस में क्वालिटी कंट्रोल को हमने अंतर्भुक्त किया है, हमने न्यूट्रास्यूटिकल्स को उसमें डाला हुआ है। इन सभी बातों के लिए हमें एक यंत्रों की आवश्यकता होगी। जैसे कि हम क्रीम बनाना चाहें, अब क्रीम को जिस समय हम लोग बनाते हैं, आज आप लोगों को पता होगा, यदि क्रीम बनाते हैं उसको ना बार बार ब्लेंड करने की आवश्यकता होती है, और हमारा जो ब्लेंडर होता है, किचन ब्लेंडर, उसका आरपीएम हम लोग ज़्यादा होने से यह क्रीम ठीक से नहीं बनता है। तो उस प्रकार हमने इस यंत्र का निर्माण किया है, और इसी स्टरर मशीन के माध्यम से हम उसको बना सकते हैं। इसमें भी एक स्पीड रेगुलेटर है। यह भी मशीन हमने एक स्टूडेंट के माध्यम से इसको बनाई है। बताने का उद्देश्य है कि इंस्ट्रूमेंटेशन यह भी आपके एक रुचि का विषय हो सकता है। आप यदि रसशास्त्र सीखो, रसशास्त्र समझो, तो आपको निश्चित रूप से इन सभी बातों का ज्ञान प्राप्त होगा। आप देखेंगे कुछ जैसे कि पारद शोधन है, हम लोग
किस प्रकार करते हैं देखिए। आपने शायद अभी शुरू नहीं किया होगा। मर्दन शुरू करने के बाद पारद में अलग अलग स्वरूप जिस स्वरूप से दिखता है, तो उसको हमने पहले मर्दन किया है। ये रसोल स्वरस वाला है उस पाठ। उसके बाद देखिए कितना ये आकर्षक रूप में आप देखेंगे उसमें से पारद प्राप्त हो रहा है। यह है शुद्ध सामान्य शोधन विधि के बाद प्राप्त पारद। उसकी आप यदि क्लैरिटी भी देखेंगे तो आपको उसमें अपना फोटो यह निश्चित रूप से दिख पाएगा। अलग अलग समय में पारद पर होने वाले वर्ण परिवर्तन उसमें हमने दिखाया है। हेलो। इस प्रकार आपने देखा है कि हम लोग औषधियों के यहाँ अलग अलग प्रकार इसका निर्माण कर सकते हैं।
बताने का उद्देश्य ये था कि हम इस प्रकार के विविध औषधियों को यहाँ निर्मित कर सकते हैं। यहाँ कई प्रकार की वीडियोज हैं, तो यह मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, सर से शेयर कर दूंगा मैं, जिससे आप लोग इन सभी वीडियोज का आनंद ले सकते हैं। समय की थोड़ी सी मर्यादा है, अतः हम लोग नहीं पूरे वीडियोज देख पाएंगे, लेकिन ये सभी वीडियोज है, आप इसको देख सकते हो। ये एक वीडियो है, इसको और कुछ हम लोग यंत्रों का होगा तो आगे देखेंगे। यह रजत पत्रों का शोधन हो रहा है, मेरे एक स्टूडेंट थे, उनका टॉपिक था। इस प्रकार अलग अलग हम लोग देख सकते हैं। अब देखेंगे आगे हम लोग इस प्रकार श्वेत पर्पट का निर्माण कर सकते हैं। अलग अलग औषधियों का यहाँ निर्माण हो रहा है। यह एक यंत्र है कुप्पी पकवान, जैसे कि मैंने वालू का यंत्र बताया था। यहाँ एक कुप्पी चल रही है, ठीक है। अलग अलग कुप्पियों का वर्णन मेरे यहाँ जो स्टूडेंट्स भी इन सभी कुप्पी पक्व रसायनों का भी निर्माण करने में अभी सक्षम हो गए। अब देखिए उसमें कितनी अग्नि हम लोग दे रहे हैं। वैसे ये एक कुप्पी पक्व रसायन ताम्रेश्वर रस, अभी रिसेंटली इसका हमने निर्माण किया था। तो मित्रों, आपने देखा ये अलग अलग प्रकार की औषधियां जो मेरे डिपार्टमेंट बनते हैं। इसका अर्थ ये कि हम लोग, आप जहां भी हो, आपके सेटअप में ये सब बातें बना सकते हैं। यही इस प्रकार एक पोटली का निर्माण है। पोटली कल्पना साधारण रूप से हमें देखने नहीं मिलती। हम हमारे डिपार्टमेंट में अलग अलग विधि से, पारंपरिक विधि से कहो या थोड़ा सा मॉडर्नाइज करके, इस प्रकार की पोटलियों का निर्माण यहाँ करते हैं। एट ए टाइम हम लोग 4-5 पोटली भी एक साथ बनाने का हमारा प्रयास होता है, जैसे कि यहाँ भी हमने प्रवाल गर्भ पोटली में देखा है। यह अलग अलग फोटोग्राफ्स हैं। आप जिनको इसमें रुचि होगी वे निश्चित रूप से इसमें आनंद ले पाएंगे। यह लोह सामान्य शोधन है, अभ्रक सामान्य शोधन, ये सभी बातें आपको सिलेबस में है ही, पहले भी थी, लेकिन इसको प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करना, ये सभी मेरे पीजी स्टूडेंट्स इसमें मेरी सहायता करते हैं। आप देखेंगे बहुत देखने में अति सुंदर ये आप देख पा रहे हैं। इसी प्रकार ये अभ्रक का सामान्य शोधन। चलो हम आते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट पे, च्यवनप्राश। शायद ही कोई हो जिसने च्यवनप्राश का सेवन नहीं किया हो या इसके बारे में हमें नहीं पता है।
तो यह भी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, हम सभी बनाते हैं। कल ही मेरे यहाँ तीसरा लॉट बना है मेरे डिपार्टमेंट में। तो आप देखेंगे कि आपने भी अभी एक महीने भर में आप बना सकते हो। देखिए थोड़ा सा एक फार्मेसी यूनिट जहाँ हम लोग काम करेंगे, क्योंकि आपको फार्मेसी विजिट भी है, सिलेबस में आपको दी हुई फार्मेसी विजिट है, आईपीडी विजिट्स हैं, कई जगह आपको जाना है, वहाँ रिकॉर्ड कीपिंग देखना है। तो इस प्रकार का एक फ्लो चार्ट आपका रहेगा जिसमें आप ये सभी बातें राइट फ्रॉम रॉ मटेरियल, जहाँ से हम लोग प्राप्त करते हैं, इसको रिसेप्शन एरिया कहते हैं, तो रिसेप्शन से लेके तो डिस्पेंसिंग तक ये पूरा आपको उसका एक फ्लो चार्ट आपको मेंटेन करना होगा। अब प्रश्न आता है कि मैं बीएमएस करूँ, रसशास्त्र में यदि मैं इतना मन लगा के पढ़ूँ तो क्या होगा? चाहे आप रसशास्त्र में एमडी करो या बीएमएस करते हुए रसशास्त्र में रुचि आपकी बढ़ा दो, तो ये अलग अलग कंपनीज हैं जिसमें आप एक जॉब के रूप में, टेक्निकल पर्सन के रूप में, आरएनडी या एसोसिएट के रूप में आप यहाँ काम कर सकते हैं। मेरे कुछ स्टूडेंट अलग अलग फार्मेसीज में आज भी काम कर रहे हैं, तो मेरी इच्छा होगी कि आप में से भी यदि कोई इसमें रुचि रखता हो तो उसके लिए हम लोग निश्चित रूप से प्रयास कर सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि ये तो हमने देखा पूरा मैन्युफैक्चरिंग का एक पार्ट था, तो क्या हम क्लिनिकल है कि नहीं है? अब तक चल रहा था हम लोग नॉन क्लिनिकल है, पैरा क्लिनिकल है। मेरा एक ही मानना है कि हम सभी के सभी वैद्य हैं तो हम क्लिनिकल निश्चित रूप से रहेंगे। यहाँ आपकी जानकारी के लिए 2-3 केसेस मैंने यहाँ रखी हुई है, ये केवल आपके लिए है, और इसको देखने के बाद आपको एक थोड़ा सा अंदाजा आएगी कि देखिए हम लोग चिकित्सा किस प्रकार करते हैं। यहाँ जो हमारे यहाँ हॉस्पिटल है वहाँ से ली हुई चिकित्सा का एक वर्णन है। कोई पेशेंट है अतिसार की यदि उसमें केस है, उसमें देखिए आपके सिम्टम्स, आपको 3-4-5 सिम्टम्स है। हमें चिकित्सा करते समय हमेशा एक सूत्र को ध्यान में रखना होता है जो किसी शास्त्र में, किसी ग्रंथ में हमें दिया हुआ है, और उस सूत्र को देखने के बाद हम लोग सामान्यतः 1-2-3 या 4 औषधियों का चयन करते हैं, चाहे वट्टी-गुटी हो, चाहे रसौषधि हो, चाहे गुग्गुल हो, चाहे चूर्ण हो, चाहे अस्वरिष्ट हो, घनवटी हो, जो भी हो। इन सभी को हमने देखा, आपने अतिसार है उसमें संजीवनी वटी, सूतशेखर रस, हिंगवाष्टक चूर्ण, कूटज घनवटी। तो यह इस प्रकार की चिकित्सा का औषधियों का चयन किस प्रकार करें, इसका पूरा ज्ञान आपने अभी देखा होगा। आपका जो पेपर 2 है जिसका नाम अभी तक भेषज कल्पना रहा करता था, लेकिन अभी हमने उसको औषधि निर्माण विज्ञान, औषधि प्रयोग विज्ञान, तो यह पूरा का पूरा वर्णन आपको प्रयोग विज्ञान में प्राप्त होगा। ऐसे दूसरे केस है जिसे हम लोग अम्ल पित्त के बारे में इसका वर्णन है। आप देखोगे ये सब लक्षण है, नेचुरली हम सबको पता है हाइपर एसिडिटी के रूप में हम इसको देखते हैं। तो ये देखिए आप उसके ट्रीटमेंट का एक श्लोक यहाँ आता है, और फिर उसके बाद कामदुधा, सूतशेखर, अभिपत्तिकर, प्रवाल पंचामृत, आप इसमें चाहे जितनी दवाइयाँ ऐड कर सकते हो, चाहे उशरस हो, चाहे दाड़ीमावले हो, अनेक विध औषधियों का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। यह मैंने केवल आपको आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए 2 या 3-4 मेडिसिन का यहाँ मैंने वर्णन किया है। अमवात के केस है, आपको भी आएगा ये पूरा निदान में, उसके क्या लक्षण रहते हैं और उसमें हम लोग क्या चिकित्सा दे सकते हैं। अब हमने चिकित्सा का ये वर्णन जो दिया हुआ है, उसके बाद औषधि का हम प्रयोग करें तो उसमें अब प्रातिनिधिक रूप से मैंने यहाँ महावात विध्वंसन है, अमवातरी है, दशमूलारिष्ट है, गंधर्वस्तादि, एरंडपत्र है। आप इसमें अनेक विध औषधियों का प्रयोग कर सकते हो, चाहे उसमें अमृतारिष्ट हो, चाहे कैशोर गुग्गुल हो, चाहे मार्केट प्रिपरेशंस आप इसमें कई प्रकार के ले सकते हैं। इन सभी में एक ही बात महत्वपूर्ण होती है कि मैं जिन औषधियों का प्रयोग कर रहा हूँ, क्या वे औषधियाँ, मैं जिन औषधियों का प्रयोग कर रहा हूँ क्या वे औषधियाँ सही रूप से बनी हुई हैं, या फिर मैं स्वयं यदि उसको बनाता हूँ, दवाइयों को बनाता हूँ, तो क्या मैं किसी क्वालिटी को इंश्योर कर सकता हूँ। तो मेरा हमेशा ये मानना है कि हम होटल में भी भोजन करते तो 1 या 2 दिन ही करेंगे, ज़्यादा हम लोग नहीं कर पाते, क्योंकि हमें पता है कि वहाँ की क्वालिटी क्या होगी। और जिस समय हमें क्वालिटी की बात आती है तो हमारा पूरा विश्वास होता है कि हम लोग स्वयं इसको बनाएं। तो मेरा ये आग्रह रहेगा कि आप इस प्रकार के प्रेजेंटेशन से आपके
सर है, सितावार सर है, तुक्कर सर है, इनके माध्यम से आप औषधियों का निर्माण सीखेंगे, अलग अलग फार्मेसीज को आप देखेंगे और उसकी सहायता से आप आगे इसमें रुचि आप निश्चित रूप से विकसित कर पाएंगे। एक सोरियासिस की केस है, उसमें ये पूरे लक्षण आपने नाम कभी सुना हो तो पंचघृत है, पंचगव्य घृत है, रक्तशोधकवात है, गोमूत्रार्क है, लोकल एप्लीकेशन के लिए सोरोलिन ऑयल करके एक मार्केट प्रिपरेशन है। इसमें पंचगव्य चिकित्सा एक गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र देवलापार, मेरी इच्छा होगी नागपुर से, आपने शायद रामटेक का नाम सुना हो, तो नागपुर से आगे 60 किलोमीटर पे गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र है। वहाँ हम लोग पंचगव्य से निर्मित औषधियों का वहाँ निर्माण भी होता है, वहाँ चिकित्सा भी होती है और सबसे महत्वपूर्ण बात वहाँ FDA का अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और कई प्रकार के रिसर्च पेपर्स, कई प्रकार के पेटेंट्स, इंटरनेशनल पेटेंट्स भी गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र ने प्राप्त किए हैं। तो यह सब पंचगव्य घृत हो, चाहे गोमूत्र अर्क हो, चाहे अनेकविध औषधियां हैं, कई प्रकार के हमने घृत बनाया है, इन सभी का इसमें प्रयोग होता है। आपने अल्जाइमर डिसीज का नाम सुना होगा, आपने पार्किंसंस डिसीज का नाम सुना होगा। मेरे स्टूडेंट्स ने इन सभी पे, चाहे सेरेब्रल स्ट्रोक हो, इस्चेमिक स्ट्रोक हो, इन सभी के लिए पंचगव्य घृत, अष्टमंगल घृत, ब्राह्मी घृत, इन सभी घृतों का निर्माण, उनकी सेल लाइन स्टडीज, उनकी एनिमल स्टडीज, यह सब बातें हमने की है। यह स्टडीज आपको आज शायद काम में ना आए, लेकिन आप निर्माण तो निश्चित रूप से कर सकते हो। यदि आप पीजी करो या प्रैक्टिस करो तो इन सभी स्वयं निर्मित औषधियों का आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। अब प्रश्न आता है कि हम जो भी रिसर्च कहते हैं यह सभी किस प्रकार होता है। तो आपको पता है एक प्री क्लिनिकल स्टडी होता है, एनिमल स्टडी होता है, क्लिनिकल स्टडी होता है। प्री क्लिनिकल स्टडी जिसे हम लोग सेल लाइन स्टडीज कहते हैं, एनिमल स्टडी में जैसे कि इन विवो स्टडी या बाद में आता है ह्यूमन स्टडीज। निश्चित रूप से ह्यूमन स्टडीज में जो हमारी शास्त्रोक्त औषधियां उनको हम लोग डायरेक्टली ले सकते हैं, लेकिन जो प्रोप्राइटरी है, स्वयं निर्मित या हमने जिनके फॉर्मुलेशन स्वयं बनाए हैं, इन सभी में हमें या तो एनिमल स्टडीज या किसी प्रकार की प्री क्लिनिकल स्टडी को करना आवश्यक होता है। आप इन कुछ टॉपिक्स को देख सकते हो, यह मेरे पीजी स्टूडेंट्स मेरे डिपार्टमेंट में जिनका काम हो गया है, जिनका चल रहा है, ऐसे कुछ ही टॉपिक्स मैंने यहाँ लिए हुए हैं, आप इसको देख सकते हो। यह अलग अलग मेरा प्रयास है कि आप इसमें जैसे कि कल्याण सुंदराभ्र रस है, पहला है, उसमें हमने एनिमल स्टडी किया था, दूसरे में सेल लाइन, फिर पंचतिक्त घृत है, किरातादी मंडूर है, ये एक बहुत अच्छा किरातादी मंडूर का सेल लाइन, सिकल सेल पे डॉक्टर सोहन, इनका टॉपिक, इनका बड़ा अच्छा काम रहा है। इसी प्रकार आप देखोगे कि इस प्रकार कितनी सारी, जैसे लास्ट पॉइंट आप देखो, न्यूरो प्रोटेक्टिव एक्टिविटी ऑफ ब्राह्मी घृत, स्पेशल इस्चेमिक स्ट्रोक, यह एक सेल लाइन स्टडी हुआ था, डॉक्टर हिमानी है, इनके माध्यम से हमने किया था। घृत पंचगव्य घृत पे डॉक्टर राधिका, इनका एक पार्किंसन से रिलेटेड काम हुआ था। आप देखोगे अल्जाइमर डिसीज में अष्टमंगल घृत, अष्टमंगल घृत जिसमें ब्राह्मी, वचा, सफेद सरसों, कुष्ठ, अनंतपुल, पिप्पली और सैंधव, यह डॉक्टर मेघा है, इनका ये टॉपिक था अल्जाइमर डिसीज में। तो मित्रों आप देखोगे कि कई नई प्रकार की व्याधियों का हमें वर्णन हमें प्राप्त होता है, इन व्याधियों से हमें लड़ना होता है एक वैद्य के नाते, चाहे अल्जाइमर हो, चाहे पार्किंसंस हो, चाहे कोविड हो। कोविड का एक नया वेरिएंट आपने सुना होगा, कोई नया वेरिएंट अभी कल सो एक नई एडवाइजरी हमें प्राप्त हुई है। तो क्या हम हर डिसीज के लिए नई नई दवा निकालते रहेंगे, फिर जो है उनके ही माध्यम से हम लोग एक क्वालिटी मेडिसिन यदि बना पाए, तो मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि हम इस शास्त्र को और जो लिखा हुआ अल्प मात्रोपयोगित्वाद, उसे हम निश्चित रूप से सिद्ध कर पाएंगे। ये देखिए एक विषतैल मरीचादि तैल, सोरियासिस में बड़ा अच्छा काम मेरे स्टूडेंट डॉक्टर राजेश्वरी इन्होंने किया है। बाकी भी अभ्रक भस्म, इस्चेमिक स्ट्रोक है, लोहा भस्म का हेपेटोप्रोटेक्टिव है। उसके बाद एंटी कैंसर, हम लोग कैंसर पे काम करते हैं, टिकल सेल पे काम करते हैं, आमवाद पे काम करते हैं, कई प्रकार के। मेरा अपना टॉपिक था वंग भस्म का, जिसमें त्रिविध पद्धति से वंग भस्म का हमने निर्माण किया था और उसको एंटी माइक्रोबियल स्टडी के माध्यम से हमने उसका इंटरनल एक्सटर्नल दोनों अलग अलग फॉर्मुलेशंस मैंने करके देखे थे। ये अभी मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनके टॉपिक्स चल रहे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो कि इतने विस्तृत रूप से यह काम सब हो रहा है। इसमें फार्मास्यूटिकल स्टडी होता है, एनालिटिकल होता है, उसके बाद हम लोग किसी न किसी व्याधि के रूप में, चाहे एनिमल स्टडी हो, चाहे सेल लाइन स्टडी हो, चाहे पेशेंट पे हो। तो एक डॉक्टर श्वेता है, इनका वात रक्त पे इनका काम है, कोकिलाक्षदिक्वात, पटोलादिक्वात का कंपैरेटिव स्टडी। तो आप देखोगे कि इस प्रकार यदि हम करते रहे
तो आपको ध्यान में आएगा कि हम लोग अलग अलग व्याधियों पर अनेकविध कल्पों की सहायता से हम ये काम कर सकते हैं। ये कुछ मेरे पीएचडी स्कॉलर्स हैं जिनका काम जैसे कि रजत भस्म पे है, समीर पन्नगरस है, स्वर्णराज वंगेश्वरस है। ये रिसेंट बैच, उसके बाद उसके पहले वाले भी आईएमएल स्टडीज कुछ हुए थे, स्वर्णराज वंगेश्वर पे काम हुआ है। तो आप देखो कि क्या मैं बीएमएस करने के बाद यदि मैं रसशास्त्र में रुचि रखता हूँ तो मुझे औषधियों का निर्माण भी होगा और मेरा एक रिसर्च एटीट्यूड हम जिसे कह सकते हैं डेवलप होगा, और ये निश्चित रूप से हमें मदद कर सकता है। अब मुझे बताइए, इतना सब करने के बाद शास्त्रों को ले या न ले? यस, आई कैन। सो फ्रेंड्स, हेलो हॅलो, हाँ सर, मी मुद्दाम थोडं लवकर थांबवलं, मी मुलांना ते असतील तर आपल्याला करायला बरं होईल. चालेल. मुलांचे काही क्वेश्चन्स वगैरे घेऊया का? हाँ सर, क्वेश्चन्स हाँ वगैरे? सर घेऊयात ना, मी त्यासाठी थोडं लवकर आवरलं. हो हो. एनी क्वेश्चन्स काही रिगार्डिंग रसशास्त्राबद्दल, बाकी काही क्वेरीबद्दल? सर मुलांकडे नसतील तर माझ्याकडे प्रश्न आहेत बरं का. हा सर, विचारा सर. चला, मुलांना सांगा, कॉस्मेटिक्स बनवायला आवडेल का? कुठले मुलं असतील त्यांना ऐकायला येत आहे ना? हो हो, येतं येतं सर. कॉस्मेटिक्स बनवायला आवडेल का मुलांना? हो म्हणतायत. हा, यस सर. हो म्हणतायत. बरं, काय बनवायला आवडेल त्यांना मग? कसं सर? कुठलं आहे, म्हणजे क्रीम्स आहे, जेल आहे, लोशन आहे, शॅम्पू आहे, काय बनवायला आवडेल? सोप बनवायची. बरं, सोप मध्ये पण खूप सारे प्रकार असतात रे, आपल्याला कुठले बनवायला आवडेल? माझ्याकडे सगळं बनतं बरं का, माझे स्टुडंट्स बनवतात, करतात. माझी अशी इच्छा आहे की तुम्ही जर कधी आलात तर आपण सगळं तुम्हाला शिकवू शकू प्रत्यक्षात, आणि नाही तर मग मी तिथे आलो तर मी नक्की शिकवू शकेन. त्याच्याकडे कॉलेजला पण आलेलो आहे आणि माझे मित्र आहेत बरेचसे तिथे. तर सांगा, सोप बनवायला रे फार सोपचा बेस तयार करू शकतो, मग आपण बेस बनवू वेगळ्या. तुम्हाला क्लिअर सोप हवी असेल तर ती तुम्हाला ज्या पर्पज साठी म्हणाल तुम्ही, तर अँटी डॅन्ड्रफ सोप बनवू शकतो आपण, कुठलंही बनवता येईल. बाकी कुठलं मला विंटर क्रीम बनवायला आवडेल का या दिवसांमध्ये? विंटर क्रीम आहे, मॉइश्चरायझर आहे, हँड वॉश आहे, काय बनवायला आवडेल? प्रॅक्टिकली बनवून फक्त वापरणार की विकणार आहात तुम्ही दुसऱ्यांना? हरकत नाही ना, ते बनवल्यानंतर करणार काय आपण? विकणार. बरं, मग आता आपण आपलं काय विकू शकतो ते सांगत ना मला. सध्या आपण च्यवनप्राश बनवू शकतो, करता येईल आपल्याला काही, एखाद अभ्यंग तेल करता येईल या दिवसांमध्ये मालिश करायला? सांगत काय करायचं ते सांगत मला. सर, आम्ही काही दिवाळी किट मुलं बनवतात आणि दिलेल्या होत्या आम्ही. तर मला एका मॅडम म्हणाल्या की सर, आम्हाला ना संक्रांतीला जसं आम्ही वाण देतो, आम्हाला अशा स्वरूपातल्या किट स्वरूपात तुम्ही काही करून देऊ शकता? म्हणजे कोणी पुस्तकं देतं, कोणी काही देतं, आणि आता ते पूर्वीसारखं राहिलं नाही ना, स्टीलचं भांड दिलंय, टोपली दिली, असं नाही राहिलेलं. त्यामुळे आम्हाला अशा स्वरूपातल्या किट, म्हणजे त्यांचा उद्देश होता की माझ्या मुलांना त्या माध्यमातून काही प्रोत्साहन मिळेल का. तर आपण म्हटलेलो करू शकू आपण तसं काही मुलांना. नक्की नक्की सर, करता येईल. बरं, या, हा बोल, हा बोलात ना. ऑडिओ कट झाला होता. हा, येतात ऐकायला? हॅलो, हा सांगत, अजून काय बनवायला आवडेल? तुम्ही आधी ठरवलं पाहिजे ना की मला हेही बनवायचं आहे, बरोबर आहे. आपण जसं औषधी निर्मिती आहे त्यामध्ये आयुर्वेदिक औषधं असोत, कॉस्मेटिक्स असोत, आपल्याला वाटलं तर तुम्ही म्हणालात की जर आम्हाला सर एखाद्या ठराविक औषधावर प्रावीण्य मिळवायचं, तो हम लोग उस बारे में भी सोच सकते, चाहे आप किसी भी रूप में कहो. यानी आप कहोगे कि अवले, एक उदाहरण बताता हूँ कि मैंने च्यवनप्राश बनाया था. अब चूंकि सबको पता है कि पाक जो होता है, चाशनी, इसके बारे में ना कॉन्फिडेंस किसी को नहीं रहता.
हम दिवाली में हर बार लड्डू बनाते होंगे कभी, लेकिन कभी कभार हमारे लड्डू तोप के गोले बन जाते हैं, ठीक है। तो फिर हुआ ये था कि मैंने अब सोचा कि इसका पाक थोड़ा सा कठिन हो गया है, इसको आगे निकल गया था पाक, इसको क्या करें। तो अवले के रूप में खाने के लायक ही नहीं था, तो मैंने उसको और थोड़ा सा कड़ा, यानी जिसको हम लोग घट्ट पाक, और मैंने किया। उसके बाद में ग्रैन्यूल्स बन गए। आगे था जैसे कि शतावरी कल्प आप देखोगे मार्केट में आपने देखा होगा, तो उसके बाद च्यवनप्राश के ग्रैन्यूल्स बन गए। और जैसे ही ग्रैन्यूल्स बने, मुझे पता था कि ग्रैन्यूल्स बनने के बाद मैं उसको टैबलेट्स बना सकता हूँ। यू वोंट बिलीव, च्यवनप्राश के टैबलेट्स बनाने वाले जो सबसे पहले कुछ लोग होंगे उसमें से मैं भी एक हूँ। तो मेरा कहना ये है कि ये काम, तो दिस वाज एक्सीडेंटल इन्वेंशन कि अब बिगड़ गया तो करे क्या। तो मेरा कहना है कि आप कुछ करोगे तो बिगड़ोगे ना, तो बिगड़ना तो चाहिए सर, चाहे व्यक्ति हो चाहे प्रोडक्ट हो, तभी हम लोग सुधरेंगे, ठीक है ना। अब जैसे देखिए आप कोई भी एक ऑयल आप सोच लो, उस ऑयल को क्या हम क्रीम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मुझे ये पता है कि हम लोग यदि किसी को कहे कि आप सुबह शाम इसको तेल को शरीर पे लगा दो, तो लोगों की ना बहुत इच्छा नहीं होती, कपड़े खराब होते, कई नाटक होते हैं। हमने क्या किया, चाहे महानारायण तेल हो, चाहे महाविष्णु गर्भ हो, चाहे ये अपना कुमकुमादि तेल हो, इन सभी को हम लोग बहुत ही एक बार हम लोग सीख ले तो बहुत सरल रूप से इसको क्रीम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे मैंने एक रिसेंटली एक पेन रिलीविंग एक क्रीम बनाया था, शायद आपको जैसे कि आप कुछ भी डाल सकते हो। एक खंडू चक्का नाम का एक तेल ये आता है, प्रोडक्ट आता है, उसका तेल आप प्रयोग कर सकते हो, निर्गुंडी का आप प्रयोग कर सकते हो, धतूर का प्रयोग कर सकते हो। ये सभी लघुविष गर्भ के जो संदर्भ हैं, तो उसके घटक रहते हैं। या आपको लगता है कि मुझे केवल तिल तेल चाहिए, आपको लगता है कि तिल तेल में मैं थोड़ा सा नीलगिरी तेल डाल दूं, आपको लगता है कि विंटरग्रीन डाल दूं, आपको जो भी लगता है, आपको कुछ नहीं होता, आपको लगता है कि मैं कपूर और अजवाइन सदन थाइमोल मेंथोल कैम्फर डाल दूं, तो किसी भी स्वरूप से आप इसको बना सकते हो। मेरी एक ही इच्छा है कि आप इसको बनाइए। इतना ध्यान रखना कि आपके क्लास में यदि 40 लोग, शायद आपका इंटेक 60 का हो, तो 45, ओके। तो मेरा कहना है कि इस 45 में से यदि 44 लोग तेल बना रहे हैं, एक ही यदि उस तेल का क्रीम बना रहे हैं, तो मुझे बताइए किसकी बिकने की, प्रोडक्ट बिकने की संभावना किसकी ज्यादा होगी। आगे ध्यान में थोड़ा सा हटके आप यदि कुछ कर सकते हो, पहले थोड़े से लोग हंसते हैं, नो प्रॉब्लम, मुझ पे भी हंसते थे, लेकिन मैं पक्का कह सकता हूँ कि मैंने फर्स्ट बीएमएस से ये सब प्रोडक्ट बनाना शुरू किया था, भस्म वगैरह बनाना शुरू किया, कोई मेडिकल बैकग्राउंड नहीं था। और आज च्यवनप्राश की भी बात करें तो मैंने आज तक हजारों किलो बनाया, यानी अपने लिए बनाया था, मेरे कलीग्स के लिए बनाया। फार्मेसी में मेरी बैच साइज ही 500 किलो की बैच साइज होती थी, जहाँ मैं जिस फार्मेसी में काम करता था। मेरा एक ही कहना है, आप सीखो, किसी भी प्रोडक्ट के रूप में आपको यदि कोई प्रॉब्लम आता है तो मुझे बताइए, सर के माध्यम से आप कभी भी कॉन्टॅक्ट कर सकते हो, डायरेक्टली भी कर सकते हो। अजून काही प्रश्न आहेत सर? मला बोलायला आवडतं, तुम्ही तुमच्याकडे असलेला वेळ आणि नेक्स्ट लेक्चर किंवा कसं आहे त्यानुसार सांगा. सध्या तर काही क्वेश्चन नाहीये. बरं सर. Thank you, sir. Thank you very much for चालेल सर. accepting our request. Dear students, we know that the sir's personality is versatile. Sir is very expert in theoretical, practical, clinical aspect and instrumentation also. Sir prepared different medicines. और कहा जाता है जिसकी शुरुआत मेरी बहुत ईगरली ऐसी आकांक्षा थी कि सर के हाथ से अपना उद्घाटन होना चाहिए फर्स्ट लेक्चर, और सर ने एक्सेप्ट भी किया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि आपने देखा होगा कि सर ने हर एक एंगल से रसशास्त्र बताया है, कमर्शियल, मार्केटिंग, प्लेसमेंट, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स वगैरह। तो ये कहा जाता है कि जिसकी शुरुआत अच्छी होती है वो कार्य कभी भी सफल होता है। तो सर का आशीर्वाद लेके मैं इतना ही कह सकता हूँ कि सर तो हमारे साथ ही है, और आगे भी जाके जो रसशास्त्र के बारे में लोग कहते हैं कि पैराक्लिनिकल नॉन क्लिनिकल है, तो सर का आशीर्वाद से हम ये स्टार्ट करेंगे की रसशास्त्र क्लिनिकल कैसा ज्यादा प्रूव्ह होगा. सर आता पुढचे आम्ही लेक्चर तुम्ही पण आम्हाला गाईड करा सर. पुढचे लेक्चर आपण काय करणार आहोत, कल्प आणि चिकित्सा, म्हणजे एखादा कल्प प्रिपरेशन असेल तर डिफरंट वेने आपण कसं कल्प प्रिपेअर करणार त्या बाबतीमध्ये, किंवा एक सिस्टीम आणि कल्प ट्रीटमेंट, किंवा एखादी सिस्टीम आणि रसौषधी ट्रीटमेंट, तर अशा प्रकारे आपण पुढे आपण स्टार्ट करणार है सर. तर मैं और मेरे विद्यार्थीगण बहुत बहुत आभारी है सर. और जैसा आपने कहा कि आगे भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े रहेंगे और आप
काम पक्का है, सर। जो भी है, तो जितना भी हो सके सर, क्योंकि मैं अकेला ये काम नहीं कर सकता हूँ, आपका आशीर्वाद और साथ चाहिए, तो डेफिनेटली आई एम सर विलिंग। ये मिलके सभी मिलके करेंगे। यदि बच्चों ने बुलाया तो मैं फिर से आपके सामने प्रस्तुत हो सकता हूँ सर। थैंक यू, ठीक है थैंक सर। यू सर, चलो बहुत बिजी थैंक यू रहते सर। हैं अभी, सर टाइम चलो सर, एक थैंक यू सर। आभार प्रदर्शन आहे सर, बाय। आपलं आभार प्रदर्शन करतो. थँक्स अ लॉट ठीक सर. है सर। थैंक यू। We all are thankful for your words, Dr. Raman Belge, sir. These words really mean a lot to us and have encouraged us to respect our profession. I extend my gratitude to our principals, Dr. Kathane, sir, Dr. Tupkar, sir, respected Sitaur, sir, our class representative, and whole team. I am assured we all got a lot from this meeting. Thank you. थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक्स लॉट। थँक्यू सर. थैंक यू सर। सर करू लीव? हो सर, हो सर. थँक्यू. चलो ओके थैंक यू सर। थैंक यू।